तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अरुण पांडे आ गया हूं, आपका होस्ट एंड दोस्त, एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ जो रिसेंटली हम लोग पिछले क्लास में छोड़ के गए थे। वो जिस जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो आज का बिना कोई समय नुकसान करते हुए चलते हैं आगे इस क्लास के। और जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आज का हम लोग चलते हैं स्टार्ट करने। चलिए, क्या लिखा है पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें बताया गया है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को अपनाया था, ना ही अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। लेकिन भले ही अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम लोग इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिए थे, क्योंकि अमेरिका का जो फंडामेंटल राइट था उसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए थे, और जो हमारा ब्रिटिश का था वो इरिस का था, ये डीपीएसपी, उस पर हम लोग ध्यान कम दिए थे। क्योंकि जिस प्रकार फंडामेंटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट, इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया हमारा था, वो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बनाई थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के हिसाब से बनाई थी। जिस प्रकार ब्रिटिश में पार्लियामेंट का सिस्टम है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश में भी बनाया गया था। ना ही कि अमेरिका के जैसे बनाया गया था। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। The parliamentary system is based on the principal cooperations between the legislative and executive organs, while the presidential is based on the doctrine of separations of power between the two organs. और पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का ऑर्गन्स होता है, यानी कि यहाँ पे दो व्यक्ति होते हैं। दो मतलब संस्था होती है, एक जहाँ कार्यपालिका होगी और एक जो होगे, एक जो हमारे कार्यपालिका होगा यानी कि जो एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक है, और एक हो गई हमारी सांसदीय जो लेजिस्लेटिव हो गए, जो क्या करेंगे, कोई कानून बनाएंगे और उस कानून को लागू करने वाले जो होंगे वो हमारे एग्जीक्यूटिव होंगे। यानी कि यहाँ पे दोनों को मिल के काम होता है। ठीक उसी प्रकार प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल में यहाँ पे सेपरेशंस ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन्स, ये दोनों का पावर पूरा अलग होता है। वो अपना चाहे एग्जीक्यूटिव पूरा अलग होते हैं, लेजिस्लेटिव पूरा अलग होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें कोई दोनों का एक साथ नहीं होता है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ मॉडल को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल और कैबिनेट गवर्नमेंट होते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट होती है और जो कैबिनेट होते हैं वो पूरा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एस्टाब्लिश द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली द सेंटर बट ऑल्सो द इन द स्टेट्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बनाई थी, ना ही सिर्फ सेंटर में बनाई थी बल्कि हमारे स्टेट्स में भी उसी प्रकार लिया गया था। जिस प्रकार अगर हम सेंटर में देखेंगे तो सेंटर में हमारा कौन सा है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग स्टेट में जाते हैं तो हमें विधानसभा और विधान परिषद देखने को मिलता है। तो चलते हैं, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे देश का, हमारे इंडिया का, उसमें क्या आखिर उसका फीचर्स क्या है। इसमें यह बताया गया प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। हमारे इसमें एक नॉमिनल और एक नॉमिनल हेड होते हैं और एक रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। नॉमिनल कौन होते हैं, नॉमिनल वो बस दिखाने के लिए, यानी कि होंगे वो हेड ही लेकिन वो नॉमिनल होंगे। मेन जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अलग होते हैं। जिस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं नॉमिनल हमारे जो होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव के एज ए काउंट किया जाता है, क्योंकि मेन जितना भी काम होता है वो सारा प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, लेकिन उसको जो करने वाले होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक जिस प्रकार अगर आसान भाषा में बोला जाए तो अगर आप लोग इनको देखिएगा, पिछले पिछले राजा महाराजाओं के समय जो मेन प्रधानमंत्री जो होते थे ना, उसमें जो हर चीज सेना को संभालते रहते, सेनापति जी ने बोलते थे। राजा अपने जगह पे थे, राजा तो मान लीजिए थे, वो कुछ नहीं करते थे। मेन जो काम कौन करता था यहाँ पे, रियली काम कौन करता था, वहाँ के प्रधानमंत्री जी करते थे। ठीक उसी प्रकार हमारे समय में भी उसी प्रकार किया जा रहा है। यहाँ पे प्रधानमंत्री ज्यादा काम करते हैं, जिसके कारण से प्रधानमंत्री को रियल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। मेजोरिटी पार्टी रूल, मेजोरिटी पार्टी रूल यानी कि जिस पार्टी को ज़्यादा मेजोरिटी मिलेगा, वो इलेक्शंस में वोट मिलेगा, वो पार्टी रूल करेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, दोनों एक पे निर्भर रहेंगे। ठीक है, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, और जो मेंबर मिनिस्टर होंगे उसमें सबको जो लेजिस्लेचर में मेंबर भी होंगे, जितने मेंबर होंगे वो सारे लेजिस्लेचर के एक मेंबर होंगे।
लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, और जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो सेंटर में लीड करेंगे और जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो स्टेट में लीड करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यानी कि लोअर हाउस में डिसोल्यूशन हो जाए, होगा कब होगा, वही मतलब जब कोई भी सिचुएशन आए, जैसे कि मान लीजिए टर्म्स का खत्म होता है या फिर बीच में अगर कोई दिक्कत हो जाए, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी आ गया तो उस समय उसको डिसॉल्व किया जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें डिसोल्यूशंस भी हो सकता है बीच में। ठीक है। Even though the Indian parliamentary system is largely based on the British pattern, there are some fundamental differences between the two. For example, the Indian parliament is not a sovereign body like British parliament. Further, the Indian state has elected the head republic while the ब्रिटिश स्टेट है द हेरिडिटरी हेड मोनार्की। इसमें यह बताया गया कि भले ही हम लोग पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट को ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को मान रहे हैं, लेकिन पूरी इसमें कुछ ऐसा दो चीज़ है जो हम लोग उनसे कुछ अलग हैं। क्या अलग हैं? सबसे पहला हो गया कि इसमें कि वहाँ का जो हेड होते हैं वो एक हायरार्की सिस्टम से होते हैं, मोनार्की सिस्टम से होते हैं। जिस प्रकार राजा महाराजों में होता है कि यानी कि राजा मर गए तो राजा का बच्चा राजा होगा, उनके बाद उनका लड़का होगा, ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश में ये चलता है। लेकिन हमारे देश में हेड कौन होता है? जो इलेक्शंस के थ्रू जीतता है और वही हमारे देश का हेड होता है। और साथ ही साथ इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सॉवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इंडियन का जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है एक लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक सॉवरेन बॉडी है। ठीक है। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इन इंडिया और Britain, the role of the Prime Minister has become significant and crucial, and political scientists like to call it as a prime ministerial government. In the parliamentary system, where in India and Britain, इंडिया और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का एक रोल है, सिग्निफिकेंट और क्रूशियल रोल होता है। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक जिन क्वेश्चन को सब बोलते क्या है, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट बोलते हैं उस गवर्नमेंट को, जहाँ प्राइम मिनिस्टर मतलब मेन लीड होते हैं, मेन पावरफुल कौन होता है उस गवर्नमेंट को बोलते हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड सोवरेंट्री एंड जुडिशियरी सुप्रीमेसी। द डॉक्ट्रिन ऑफ द सोवरेनिटी of parliament is associated with the British parliament, while the principle of judiciary supremacy with that the American Supreme Court। भले ही जो हमारा पार्लियामेंट का है वो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा है वो हम लोग ब्रिटिश से लिख लिए हैं, लेकिन जो हमारा जुडिशियल सुप्रीमेसी है लेकिन वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लिया गया है। ठीक है। जस्ट एज एन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू पावर of the Supreme Court India is narrower than what exists in the USA। उसी प्रकार जिस प्रकार हम अमेरिका जिस प्रकार हम लोग ब्रिटिश से हम भले पार्लियामेंट्री हम लोग भी हैं वो भी है, लेकिन कुछ उसमें डिफरेंस है, ठीक उसी प्रकार जुडिशियल में भी अमेरिका में और हमारे में कुछ फ़र्क है। क्या फ़र्क है? जुडिशियल रिव्यू का। इंडिया इज नैरोअर देन डेट व्हाट एग्जिस्ट इन द यूएसए। इंडिया का जो जुडिशियल रिव्यू है वो थोड़ा उससे कम है, नैरोअर है। किससे? अमेरिका से। अमेरिका में इससे ज़्यादा खतरनाक चलता है। दिस इज बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि जो अमेरिका है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कॉन्टेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर due process of law against the procedure established by law contained in the Indian Constitution Article 21। क्योंकि जो आर्टिकल 21 है हमारा जिसमें लिखा गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा बड़ा कहानी है। अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा तो इसके ऊपर भी मैं एक आपको बताऊंगा, लेकिन आज के लिए थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें क्या होता है कि इसमें एक जुडिशियल रिव्यू होता है। इसमें क्या किया जाता है ना कि कानून के पास एक पावर होता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पे शक है, तो अगर मान लीजिए लगा है कि हाँ ये आदमी पे हमें शक है, इसको कुछ इससे हो सकता है, मतलब कोई आगे चल के इसके वजह से कोई हमारे दूसरे लोगों को कोई घटना घट सकता है, तो प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश करके बाय लॉ के हिसाब से उस व्यक्ति को तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे चल के उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यही एक शॉर्ट में इस दोनों को बोला जाएगा। ये हमारे इंडियन के आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 21 में बोला जाता है। इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त केस है, मेनका गांधी केस। ये केस के बारे में मैं आपको एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। अब हमारा है
therefore ये थोड़ा सा बचा था, therefore the framer of the Indian Constitution has preferred a proper synthesis between the British principle of parliamentary sovereignty and the American principle of judiciary. इसलिए हम लोग का डायरेक्टली ये बोला जाता है प्रॉपर साइंथिसिस बिटवीन, इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को द फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेफर्ड ए प्रॉपर साइंथिसिस बिटवीन द ब्रिटिश प्रिंसिपल एंड पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियरी। इसलिए हमारा बोला जाता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपर एकदम साइंथिसिस फाइबर्स फ्रेम किया गया है, यानी कि जो अमेरिका और ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों का, जो ब्रिटिश का सॉवरेंटी है और अमेरिका का जुडिशियल है, ये दोनों से मिल के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। The Supreme Court, on the other hand, can declare the parliamentary law on the unconstitutional through the power of judicial review. The parliament, on the other hand, can amend the major portions of the constitution through its constitutional power. और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का पास पावर है कि वो पार्लियामेंट का कोई कानून बनाया हुआ को रद्द कर सकता है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, ठीक उसी प्रकार पार्लियामेंट भी चाहे तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का नियम चेंज कर सकता है अगर जरूरत पड़े तो। लेकिन इसके पीछे भी क्या है कि पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को बेसिक फीचर्स को टच करने का हिम्मत नहीं है, यानी कि टच करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके पीछे भी हमारा जो केशवानंद भारती केस था जिसके पहले ही हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए केशवानंद भारती के बारे में अगर आपको जानना होगा किस प्रकार ये बेसिक फीचर्स आया था तो मेरे पिछले वीडियो में जाके आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेबलाइज ए जुडिशियल सिस्टम डेट ए इंटीग्रेटेड एज वेल एज द इंडिपेंडेंट। हमारा जो इंडियन जुडिशियरी है वो इकट्ठा तो है ही, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट भी है। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री। जो सुप्रीम कोर्ट है वो एकदम टॉप में रहता है, टॉप, ठीक है, यानी कि जितने हमारे देश में जुडिशियल है वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन इसमें जो सबसे हेड है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और सब इंडिपेंडेंट भी हैं, अपने में मतलब आज़ादी है, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता है। बिलो इट देयर इज ए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट इन द एट द स्टेट लेवल, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट and the or the other lower court, and the single system of court enforce the both central and law as well as the unlike in USA wherever the federal law are enforced by the federal judiciary and the states law are enforced by the state judiciary। लेकिन जो सिंगल सिस्टम हमारे देश में तो आप लोग जान ही गए हैं कि किस प्रकार है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसे हम लोग लोअर कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं। लेकिन दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्सेस बोथ द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट लॉ अनलाइक, और ये जो सिंगल सिस्टम का जो कोर्ट है बोथ हमारे स्टेट और सेंटर में दोनों में लागू करता है, दोनों में मतलब पावर इसका होता है जो हमारे कोर्ट का सिस्टम है, जुडिशरी का सिस्टम है। ठीक है, लेकिन यूएसए में क्या होता है, द फेडरल लॉ आर एनफोर्स्ड बाय द फेडरल जुडिशरी, और फेडरल जुडिशरी इन स्टेट लॉ आर एनफोर्स्ड बाय द स्टेट जुडिशरी। और जो इसमें दो है, एक फेडरल यानी कि जो मेन हाई कोर्ट है उनका मेन जो हेड है, यानी कि सुप्रीम जो उनका है ना, जो फेडरल करेगी, यानी क्या करेगा उसमें कि दोनों का सेंटर, एक सेंटर का रिजल्ट लेगा और एक होगा हमारा स्टेट का उसमें भी, यानी कि ठीक उसी प्रकार जो मेन यूएसए में बहुत सारा देशेस आता है ना, बहुत सारा देश है उसमें, बहुत जो हर स्टेट का अलग नियम होता है। ठीक है, जो स्टेट का होगा सिर्फ स्टेट ही लेगा और जो सेंटर का होगा सिर्फ स्टेट लेगा। यह दोनों में इंडिपेंडेंट बहुत है लेकिन इसमें इंटरकनेक्टेड नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इज ए फेडरल कोर्ट and the highest court of appeal, the grantor. The Supreme Court is a federal court and the highest court of appeal, the grantor of the fundamental right of a citizen and the guardian of the constitutions। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस का, हमारा फंडामेंटल राइट का ग्रांटर है, यानी कि जो चीज़ हमें गारंटीड करता है कि आपका फंडामेंटल राइट अधिकार है, वही हमारा सुप्रीम कोर्ट है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का गार्जियन भी है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस को संभालना पूरा धर्म है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजंस एंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी, टेन्योर ऑफ जजेस, fixed service conditions of the judges, and all the expenses of Supreme Court charged on the consolidated fund in India, prohibitions on the discussions of the judge, conduct of judges, legislature, ban on practice of after retirement power, and power of punish into the contempt vest in the Supreme Court and separation of judiciary from the executive।
ठीक है, क्या इसमें बताया गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजन टू एंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारा ऐसा प्रोविजंस बताया गया है जिससे हमारा इंडिपेंडेंस दिखाया गया है जुडिशियरी को। कैसे? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस। जो जो जजेस का जो टेन्योर होता है वो एक सिक्योर होता है, इसका कोई बताया नहीं जाता है, यानी कि उनका अलग होता है, उसको कोई छेड़छाड़ जल्दी नहीं कर सकता। फिक्स सर्विस कंडीशन फॉर द जजेस, उनका जो सर्विस है एकदम फिक्स है, कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और जितना इसका चार्जेस है वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंस की, जो खर्चा इसका होता है सारा उसी में से किया जाता है। प्रोविजन इन द डिस्कशन, प्रोहिबिशन ऑन द डिस्कशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, ban on after retirement, the power of the punishment of the contempt vested in the Supreme Court, separations of the judiciary from the executive। और जो इसमें पार्लियामेंट में कोई भी बारे में इसका डिस्कशन जो होती है वो मान लें, और एक बैन कर दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, जो अगर कोई व्यक्ति भी रिटायर अगर हो जाते हैं उसके बाद कभी भी वो कोई भी जजमेंट नहीं ले सकते। ठीक है, ये हमारा हो गया हो। अब हम चलते हैं अपना, हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर चीज सेक्टर में ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और फंडामेंटल राइट ना पढ़ें तो मान लीजिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिसाब से हार्ट है, जिसके धड़कन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, वो हमारा है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि द पार्ट्स 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड 6 फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में इंडियन फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। जो सबसे पहला है वो राइट टू इक्वालिटी है, जो 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम है, जो 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जो 23-24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो 25 से लेकर 28 तक है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, जो 29 और 28-30 है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है 32 है। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जितने फंडामेंटल राइट्स है अगर कोई नहीं आपको पालन होता है, नहीं मिलता है, आप उसका इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, तो जिस पावर के हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं वो यही है आर्टिकल 32। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है? The fundamental rights are meant for the promoting the idea of the political democracy। मेन जो पॉलिटिकली डेमोक्रेसी जो मिलता है वही होता है। They operate as a limitations of the on the tyranny of the executive and arbitrary law of the legislature। और जो मेन जो ये होते हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका मेन जो कंट्रोल है, जो लिमिट करके उनको बांध करके रखता है, उनको एक हिसाब से बोला जाए तो उनको एक क्या बोलते हैं, जो घोड़े का नहीं लगा देते हैं लगाम, जो सरकार का जो ये एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनका जो लगाम है ना, यही हमारा ये है। जो कोई भी आंदू बांदू, कोई भी कानून जो एक तरफा हो, किसी को तंग करने वाला हो, उस कानून को रोकने वाला है, यही हमारा है फंडामेंटल राइट्स। दे आर जस्टिसिबल इन नेचर, जो जस्टिसिबल है, जो यानी कि आप तुरंत कभी भी को अगर आपका फंडामेंटल राइट ना आपको मिले तो आप तुरंत जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। डैट इज दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट वंस ऑफ देयर फॉर देयर वायलेशंस, अगर वायलेशंस होता है तुरंत आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। द एग्रीव्ड पर्सन्स कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट विच कैन बी इशू ए रिट्स ऑफ द हैबियस कर्पस, मैंडमस, प्रोविजंस, कार्टियोरेरी एंड कोरांटो फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। और कोई भी व्यक्ति का अगर मान लीजिए किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है, वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके बारे में केस कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिट्स दायर कर देगी। रिट्स जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है हॉबियस कर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशंस, कार्टियोररी एंड को वारंटो फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट। जो हमारे जो राइट्स हमारा वायोलेट हुआ है उसको दोबारा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट्स का इस्तेमाल करती है। ठीक है, हाउएवर द फंडामेंटल राइट आर एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। और ये फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी कुछ लिमिट है, इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। क्या है रिस्ट्रिक्शंस, वो आगे हमें मिलेगा। दे आर नॉट सेकंड एंड द कर्टेल्ड और रीअपील्ड बाय द पार्लियामेंट दो द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और फंडामेंटल राइट्स में कोई अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता। दे कैन ऑल्सो सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट ऑफ गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। और
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा ये जो हमारा ये है क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट है, वो सस्पेंड हो जाता है अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाए। और लेकिन उसमें भी आर्टिकल 20 और 21 को नहीं किया जाता है। आर्टिकल 20 एंड 21 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी कारण से उसको नहीं किया जाता है। आर्टिकल 21 जो है हमारा राइट टू लाइफ होता है, और आर्टिकल 20 था वो उसके बारे में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आर्टिकल 20 जो था वो भी फ्रीडम के ही बारे में ही अंदर ही आता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? डॉक्टर BM राव अम्बेडकर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए नॉवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। से उन्होंने कहा था कि ये एक नॉवल फीचर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दे आर इन्यूमरेटेड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो पार्ट 4 में है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज: सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये 3 प्रकार का है, एक सोशलिस्टिक है, एक गांधीयन है और लिबरल इंटेलेक्चुअल। यानी कि इस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो बनाया गया है इसमें 3 लोगों का ध्यान दिया गया है, एक गांधी जी का दिमाग का, और एक मान लीजिए एक सोशलिस्टिक माइंड दिया गया है, और एक हो गया लिबरल इंटेलेक्चुअल के हिसाब से। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेंट फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल of social and economic democracy. The directive principle of state policy promoting the ideal of social and economic democracy. सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एक बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है। They seek to stabilize the welfare of the states in India. However, unlike the fundamental rights, the directives are non-justiciable in nature. That is, they are not justiciable in nature. That is, they are not enforced by the court for their violations. Yet the Constitution itself declared that this principle are fundamental in their governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply this principle in making the law. Hence they impose a moral obligations on the state authorities from their applications, but the real force behind the political, that is the public opinion. यहाँ पे क्या बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मीन्स होता है हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होता है वो जस्टिसिबल नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार हम लोग फंडामेंटल राइट अगर हमें नहीं मिले तो हम लोग जाके कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है उसमें आप कोर्ट में नहीं केस कर सकते। ये जो होता है बस एक ऐसे ही, एक हिसाब से बोला जाए तो एक डायरेक्ट यानी कि एक रास्ता एक सरकार को देती है। सरकार को क्या देती है कि कभी भी आप सरकार में जाइए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकार में अगर आते हैं तो वो उस तरह का नियम बनाएंगे जिसमें नियम के माध्यम से लोगों को मतलब अच्छाई होगा। जैसे कि एक हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल अब बोला जाए तो मान लीजिए अगर राइट टू फूड हो गया, राइट टू फूड जो खाने का अधिकार हो गया, ये एक हो गया हमारा मान लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एज फॉर एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, इसके अंदर है ये नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ कि मान लीजिए राइट टू फूड एक है जो जरूरी चीज है, इसको सरकार को क्या करेगी आगे चल के इसको लागू कर सकती है। जैसे कि इस फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे तो ये फ्यूचर फंडामेंटल राइट्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो आगे चल के एक फंडामेंटल राइट्स या फिर कोई अच्छा कानून बन जाए। जिस प्रकार पहले राइट टू एजुकेशन जो था वो अब फंडामेंटल राइट के अंदर आ गया है, लेकिन पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ही अंदर था। बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शायद 102 के अंडर में इसको शायद लाया गया था। ठीक है, हम श्योर नहीं है लेकिन है इसी प्रकार, कोई अमेंडमेंट के थ्रू ही राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में लाया गया था। ठीक है, पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था। इन द मिनर्वा मिल केस 1980, the Supreme Court held that the Indian Constitution founded a bedrock of the balance between the fundamental right and directive principle. मिनर्वा मिल केस के बारे में भी मैं बताऊंगा, एक इसके ऊपर भी मैं वीडियो बताऊंगा कि मिनर्वा मिल केस था क्या। ठीक है, तब अच्छे से इसके बारे में और समझ आ जाएगा। आगे हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, दे वर एडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल इमरजेंसी एंड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वरण सिंह कमेटी। द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी। जो हमारा ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बताया गया था सुप्रीम सिटीजन के लिए, लेकिन बाद में इसको 1975 और 77 के बीच में जो इमरजेंसी लगाया गया था उस समय ये लगा दिया गया, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू डायरेक्टली ये लगा दिया गया। इमरजेंसी के समय जब इंदिरा गांधी बनी थी ना तभी फंडामेंटल ड्यूटी को लगाई थी उन्होंने। इसमें क्या उन्होंने क्या उसी के रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वरण सिंह कमेटी के
रिकमेंड करने पर ये चीज़ लगाया गया था। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडेड वन मोर फंडामेंटलिटी, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड किया गया था। ठीक है। The part 4A of the Indian Constitution, which consists of only one article 51A, especially with the files of the fundamental duties, namely the respect of the Constitution's national flag, national anthem, to protect the sovereignty, unity, and integrity of the country, promote spirit of the human common brotherhood amongst all the people, to preserve the reach of the heritage and the completion of the culture, and so on. The fundamental right, the duties serve as a reminder of the citizen that while enjoying their rights, they have to quite conscious of the duty and the following the citizens. However, like the directive principle of state policy, the duties are also नॉन जस्टिसिबल इन नेचर। इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल, जो आर्टिकल 51A में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें क्या लिखा गया है, बस ड्यूटी बताया गया है कि आखिर एक नागरिक का ड्यूटी क्या होता है। उनका ड्यूटी होता है कि नेशनल एंथम को नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट दे, नेशनल सॉन्ग को रेस्पेक्ट दे, साथ ही साथ हमारे जितने लोग हैं ब्रदरहुड को मेंटेन करके रखें, किसी से भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे। ये सब जितना हो गया मान लीजिए हमारा इसमें है। ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे एक सेकुलर स्टेट क्या होता है। ठीक है। इसके बाद और क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, और सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिपेंडेंट बॉडीज है, और इमरजेंसी प्रोविजंस है, 3 टायर गवर्नमेंट है, और क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें भी क्रिटिसिज्म बताया गया है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग सेकुलर स्टेट से स्टार्ट करेंगे, और कल इस चैप्टर को हम लोग पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।